नमस्कार, मैं हूं ऋतु और आप देख रहे हैं सवाल 10 बजे। सुबह 10 बजे हम लगातार इस तरीके से इस खास कार्यक्रम के जरिए यहां मुद्दे उठाते हैं जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके की हलचल है उसको लेकर आपको पुख्ता जानकारी देते हैं। और आज बात इसमें बांग्लादेश की करें। 12 फरवरी को बांग्लादेश में होने वाले आम चुनाव से पहले चुनाव को लेकर के सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। शेख हसीना ने ऑडियो भाषण के जरिए अपने समर्थकों को संदेश दिया है और जो संदेश दिया है उससे चुनावी माहौल बदलेगा। दरअसल पिछले साल बांग्लादेश छोड़ने के बाद भारत में किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस पर जमकर प्रहार किया है। उन्होंने यूनुस पर अवैध हिंसक शासन चलाने को लेकर और देश को आतंक में झोंकने को लेकर यहां बड़ा आरोप लगाया। अराजकता और साथ ही साथ लोकतांत्रिक निर्वासन के युग में धकेलने का बड़ा आरोप लगाया। दिल्ली के फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंस क्लब में ऑडियो संदेश के माध्यम से संबोधित करते हुए हसीना ने देश में चल रहे राजनीतिक संकट को बांग्लादेश की संप्रभुता और वहां के संविधान के लिए अस्तित्वगत लड़ाई बताया है और अपने समर्थकों से विदेशी हितैषी कठपुतली शासन को उखाड़ फेंकने का सीधे आह्वान किया। शेख हसीना ने शुक्रवार को बांग्लादेश के मौजूदा हालात पर बयान जारी किया और कहा कि बांग्लादेश अब चरमपंथी सांप्रदायिक ताकतों और विदेशी घुसपैठियों के भयावह हमला से तबाह हो चुका है। शेख हसीना ने इसे बांग्लादेश के इतिहास का सबसे काला दौर बताया। हसीना ने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ साजिश रची गई। शेख हसीना ने आगामी 12 फरवरी को होने वाले चुनावों पर भी सवाल खड़े किए। गहरे सवाल ये है और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से डिमांड की है कि सीधे सीधे इसको लेकर के जो लोग हैं, जो वहां की जनता है, वो कॉल ले और ऐसी चरमपंथी सरकार को उखाड़ फेंके। इस बीच देखिए यहाँ पर कुछ डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। चुनाव से पहले हसीना का दाव क्या कुछ है। अवैध यूनुस प्रशासन को लोकतांत्रिक हटा करके लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसे बहाल किया जाए, रोजाना हो रही हिंसा की घटनाओं को समाप्त करे और वहीं देखिए इसके अलावा अल्पसंख्यक महिलाओं और कमजोर वर्ग की सुरक्षा भी सुनिश्चित किया जाए। इसको लेकर के भी बड़ा बयान यहाँ शेख हसीना ने दिया। साथ ही पत्रकारों और आवामी लीग के खिलाफ कानूनी दाव पेच को समाप्त करे, इस तरीके की बात कही। आपको बता दें इसके अलावा जो बड़ी बात उन्होंने कही कि पिछले साल की घटनाओं की जांच के लिए यूएन को आमंत्रित करे, इनवाइट करे कि पिछले साल जो हुआ उस पर कड़ी से कड़ी यहाँ पर निगरानी यूएन की होनी चाहिए। यूएन इस पर कॉल ले, यूएन इस पर हस्तक्षेप करे और सीधे सीधे अब सरकारों को भी और वहां के लोगों को भी यूएन को इनवाइट करना होगा। शेख हसीना की डिमांड्स है जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरीके से इन 5 डिमांड्स के जरिए शेख हसीना ने ऐसा दाव चला है जिससे मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार की परेशानी आने वाले दिनों में दोगुनी तिगुनी और बढ़ सकती है, क्योंकि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने आवामी लीग पर बैन लगा रखा है। तो क्या बांग्लादेश में खास पार्टी को सत्ता सौंपने की तैयारी है? और यहाँ पर यह सवाल उठ रहा है कि यूनुस के पास अब रास्ता क्या बचता है, क्योंकि शेख हसीना जिस तरीके से पूरी तरीके की बात रख रही हैं, वो यहाँ पर डिमांड्स रख रही हैं और इस तरीके की जो बात है जहां अब शेख हसीना कह रही है कि सरकार को यहाँ पर अब अपना रुख साफ रखना होगा, जनता को भी अपनी मांगों को रखना होगा। इसी को लेकर के करेंगे हम चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ कनेक्ट होंगे यहाँ पर, लेकिन इसके अलावा कुछ डिटेल्स आपके सामने हम रखेंगे, डिटेल्स जिसमें किस तरीके से इसका इफेक्ट जो है बांग्लादेश में पड़ेगा, करेंगे इस पर बड़ी चर्चा। लेकिन मैं अपने मेहमानों से सबसे पहले आपका तारुफ करवा दूं। कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, साथ ही विंग कमांडर आलोक सहाय, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ कनेक्ट है। रिक सुंदर दास, वरिष्ठ पत्रकार, आपको इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। सभी का मैं बहुत स्वागत करूंगी इंडिया डेली पर। पहला सवाल तेजेंद्र सर आप ही से रहेगा मेरा। यहाँ जो कहा जाए बांग्लादेश की जो स्थिति है, शेख हसीना का ये ऑडियो सामने आना, इस भाषण के जरिए इन डिमांड्स को रखना, इन डील्स को रखना और सीधे सीधे कह देना कि वहां चरमपंथी सरकार जो काम कर रही है उसके लिए अब सामने आना पड़ेगा और इसमें जनता को सबसे अहम भूमिका निभानी होगी।
आपको क्या लग रहा है इसके जरिए क्या होने वाला है आने वाले दिनों में? 12 फरवरी को जो प्रपोज इलेक्शन है, उस इलेक्शन से पहले वहां के जो चरमपंथी हैं, यानी कि जमात इस्लामी, जमातुल मुजाहिदीन, अंसारुल बंगला, जो यूनुस की कैबिनेट में है, उनकी पार्टी को बहुमत ना मिल जाए, इसलिए ये टाइमिंग है। टाइमिंग यानी कि ये इससे पहले भी कर सकती थी। वीडियो नहीं आया है फॉर सिक्योरिटी रीजन, ऑडियो में, और उन्होंने जिन्हें संबोधित किया है वो है जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, यानी कि द फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट्स ऑफ साउथ एशिया, उस क्लब को उन्होंने ऑडियो के जरिए ये बातें कही हैं। अब उन बातों में जो उन्होंने सबसे मेन बात कही, वो ये कही कि आई एम डेमोक्रेसी इन एग्जाइल। मीन्स जो अभी चल रहा है बांग्लादेश में वो डेमोक्रेसी नहीं है, वो फासिज्म है, वो अधिकारवाद है, वो डिक्टेटरशिप है, वो एक जुल्म की सरकार चल रही है जो माइनॉरिटीज का ख्याल रखने में इनकेपेबल साबित हुई है, उसकी लस्ट फॉर पावर है। और यूनुस के बारे में कहा है कि ये आदमी तो बाहर की दूसरे देशों की हाथों में कठपुतली बना हुआ है। और हमने देखा भी कि कैसे उसने चीन को आमंत्रित किया ये कहकर कि हिंदुस्तान की जो 7 सिस्टर्स है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, वो तो लैंडलॉक्ड है और समुद्र का गार्जियन तो मैं हूँ। और ऐसे ही अमेरिका, हालांकि अब डोनाल्ड ट्रंप के साथ नहीं, लेकिन जो बिडेन जब थे वो ही इसको लेके आए थे बाय हुक एंड बाय क्रूक। तो ये कोई चुना हुआ लीडर तो है नहीं। अब फिर उन्होंने अपील की वहां के लोगों से, और वहां के लोगों से ये कहा कि आप डटे रहें, हर कोशिश करें, अपने आप को गैल्वेनाइज करें। हालांकि इस चुनाव में सही नतीजे आना इम्पॉसिबल है। उन्होंने कहा मेरी पार्टी अवामी लीग को तो आपने बैन कर दिया है। अच्छा, जब ये कह रही थी, बातचीत कर रही थी, तो इनके साथ में इनके फॉरेन मिनिस्टर भी थे, इनके एजुकेशन मिनिस्टर भी थे, यानी कि अवामी लीग के बड़े डेलीगेशन ने ये बातें कही हैं। और इन बातों को कहने के बाद लबो लबाब ये निकलता है कि यूनुस की सरकार इनकेपेबल है। जो इलेक्शंस होंगे वो उनका सही नतीजा मान लेना गलत होगा, क्योंकि वो नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन है, वो कॉन्टेस्ट नहीं है, वो तो कोरोनेशन है, यानी कि उसमें किसी को ताजपोशी कर देनी है। हमारे लिए, हिंदुस्तान के लिए, हालांकि हिंदुस्तान ने ये कह दिया कि जो कुछ हसीना ने कहा है वो उसने अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में कहा है, लेकिन हिंदुस्तान की धरती पे बैठ के उसने ये जो चीजें कही हैं, इससे हिंदुस्तान और बांग्लादेश के रिश्ते और स्ट्रेंड हो जाएंगे, और होने भी चाहिए। मैं तो और चाहता हूँ त्यागी सर, ये कि पहले भी हुआ था, ये पहली बार नहीं हो रहा है। इससे जी पहले भी जी भारत ने, याद कीजिएगा वो दौर इमरजेंसी के टाइम पर इंदिरा गांधी ने कैसे दोनों बहनों को लेकर के तस्वीर पेश की थी। उस दौरान भी कैसे जर्मनी से लाकर के एयर इंडिया की फ्लाइट में इंडिया लाया गया था। उसके बाद यहाँ से वो आगे का रुख, अपना पॉलिटिकल करियर जो आगे बढ़ाने के लिए हर एक जो उन्होंने कदम उठाया वो भी हमने देखा है। हमारे साथ आलोक सर जुड़े हुए हैं। आलोक सर, एक चीज मुझे समझाइएगा, ये जो सूद खोर कहा जा रहा है, गद्दार कहा जा रहा है, फेसिस्ट गवर्नमेंट कहा गया, अब ये पूरे तौर पर शेख हसीना के ये बड़े आरोप एक तरफ, दूसरी तरफ यूनुस है, वहां पर तारिक रहमान है जिनकी पैराशूट लैंडिंग करवाई गई है अमेरिका द्वारा। तो अमेरिका भी एक नजरिए से बांग्लादेश को देख रहा है, पाकिस्तान भी एक देख रहा है, और इंडिया जो है जिसने शेख हसीना को लेकर के एक तस्वीर पेश की है कि हम पड़ोसियों के दुख सुख में साथ देते हैं। अब शेख हसीना का ये ऑडियो सामने आना, इन डील्स को रखना, सीधे सीधे इन डिमांड्स को रखना, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये तैयारी हो रही है चुनाव की, तो चुनाव में जिस तरह की सरगर्मियां इस समय बांग्लादेश में बढ़ रही होंगी, उसमें शेख हसीना का चुप रहना ठीक नहीं था। उनको भी अपना अस्तित्व वहां पर मौजूद रखना है। उनके बहुत बड़े समर्थक हैं, वहां बहुत बड़ा ग्रुप है, काफी लोग हैं जो काफी अभी दबे हुए हैं, खुले रूप से सामने नहीं आ रहे हैं। उनको भी थोड़ा उत्साहित करना पड़ेगा इनको, इसलिए ये बयान दिया गया है। दूसरी बात, इस बयान का एक और मकसद यह है कि विश्व का और विभिन्न देशों का
इस तरफ ध्यान खींचना कि बांग्लादेश में जो स्थिति है वहां पर सही से और ठीक से चुनाव हो पाएंगे कि नहीं, इस पर भी आशंका है। जो वहां पर आतंकवादी गुटों के जो छात्र संगठन हैं वो क्या सही तरह से चुनाव करा पाएंगे वहां पे? मुझे तो नहीं लगता है। और इसलिए अब इस तरह की बयानबाजी कई कोनों से आने शुरू हो जाएगी कि बांग्लादेश का जो चुनाव है वो कैसे निष्पक्ष होगा, और अगर आलोक निष्पक्ष सर, नहीं होता शेख है मुजीबुर तो रहमान को लेकर के जो तस्वीर आई थी उस दौरान जब पूरे परिवार को खत्म करने का प्रयास किया गया, उस अटेम्प्ट को लेकर के हमने भी देखा था पॉलिटिकली, उसको लेकर बांग्लादेश में कितनी हलचल थी उस दौरान। 75 और 80 के दशक की मैं बात कर रही हूँ, उस दौरान क्या तस्वीर थी। अब मुझे ये बताइएगा कि वो पिक्चर और ये पिक्चर जिसमें मुजीबुर रहमान को खत्म कर दिया, जो कि कहा जाता है जिन्होंने सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी बांग्लादेश को एक इंडिपेंडेंट फोर्स के तौर पर, एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पर एक आइडेंटिटी दिलाने की। अब यहाँ पर शेख हसीना को लेकर के एक पिक्चर आती है दोबारा, जब भारत शरण देता है, भारत रखता है, भारत में से ही वो ऑडियो सामने आता है। अब ये भारत के लिए भी क्या मुसीबत खड़ा करेगा? जी देखिए, भारत की छवि बांग्लादेश में वहां के जो ताकतें हैं ना वो अब इस छवि को और खराब करेंगे कि देखिए भारत, शेख हसीना जो है भारत का इस्तेमाल कर रही है और भारत उनको प्रोत्साहन दे रहा है, उनको शरण दे करके, और वो फिर तरह से इसमें हस्तक्षेप करना चाहती हैं। तो इससे तो थोड़ी सी स्थिति वहां कमजोर होगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मुख्य मुद्दा रितु जी ये है कि देखिए बांग्लादेश में जो डेमोग्राफिक चेंजेस हुए हैं, उस डेमोग्राफिक चेंजेस के बाद से जो एक नया यंग जनरेशन वहां पे उभर के आया है, वो यंग जनरेशन ज्यादा कट्टरपंथियों का हो चुका है, कट्टरपंथियों का उस पर ज्यादा कब्जा हो चुका है। तो जितने भी जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं वो धीरे धीरे कमजोर होती जा रही हैं वहां पे बांग्लादेश में। ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है, और ये आगामी चुनाव जो है ये साफ साफ दिखाएगा कि प्रजातांत्रिक जड़ों के साथ जो वहां पर कुछ संगठन हैं उनकी क्या स्थिति है, क्या उनका आधार अभी भी वहां मौजूद है या आगे रहेगा कि नहीं रहेगा। हालात वहां पे काफी खराब लग रही हैं। बांग्लादेश में साफ साफ ऐसा लग रहा है कि एक वर्ग तो है जो थोड़ा शिक्षित है, जो थोड़ा सभ्य है, वो ये चाहता होगा कि प्रजातांत्रिक मूल्यों की फिर से स्थापना की जाए वहां पे। लेकिन जो एक बहुत बड़ा कट्टरपंथी मुल्लाओं का जो वर्ग वहां खड़ा हो गया है और उसके कारण जो वहां की स्थिति पैदा हुई है, उससे आम जनता काफी हताहत है। लेकिन मेजॉरिटी किसकी है ये देखना पड़ेगा। क्या तो उन चरमपंथियों को, उस फोर्स को रोकने के लिए क्या शेख हसीना ने जो ये डिमांड्स रखी हैं, आपको क्या लग रहा है कि काउंटर करने के लिए दिस इज एडिक्वेट या फिर और भी कुछ जरूरत है? देखिए, शेख हसीना का ये डिमांड करना कि इसमें यूएन जो है वो हस्तक्षेप करे, ये सब मुझे बकवास लगता है। क्योंकि आज देखिए रितु जी, यूएन की स्थिति क्या हो गई है। यूएन एक सिर्फ नाम मात्र की एक संस्था रह गई है विश्व में, जहां जहां भी जिस ताकतों को जहां पर जैसा मौका मिल रहा है वो ताकतें अपने ताकत का इस्तेमाल कर रही हैं, और यूनाइटेड नेशंस कुछ नहीं कर पा रहा है। तो मुझे तो लगता है कि यूएन की का अस्तित्व जो है वो बिल्कुल अब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, जो कि विश्व के लिए एक बहुत चिंता का विषय है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात, जो भी शेख हसीना ने जो भी बातें उठाई हैं, वो बात तो वहां पर आम आदमी जो वहां पर नहीं उठा पा रहा है बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के कारण, क्योंकि उनका सामना करना पड़ेगा। वो बातें अब यहां से शेख हसीना सुनाना चाहती हैं वहां के आवाम को। तो ये एक गैप भरने की कोशिश की जा रही है कि जो बातें बांग्लादेश में खुलेआम रूप से कोई नहीं कर सकता डर के, वो इस माध्यम से अब शेख हसीना वहां से पहुंचाने की कोशिश कर रही है। बस यही तक उनका प्रयास है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन या कोई भी दूसरा देश इसमें अपनी दखल अंदाजी देगा, और भारत को भी अब यह सोच के चलना पड़ेगा कि हमारे हितों की सुरक्षा कैसे वहां की जाए। इम्पोर्टेंट हो जाता है। और हमारे साथ पेशे से पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार रिक सर भी जुड़े हुए हैं। रिक जी, हम लोग पत्रकार हैं, हम ग्राउंड रियलिटी जानते हैं, ग्राउंड तस्वीर किस तरीके की है, वहाँ पर हालात क्या है, वो क्योंकि सबसे ज़्यादा डिपेंड करती हैं वहाँ पर लोगों की सोच पर। अब मुझे ये बताइएगा, आप क्योंकि बेहतरीन जानकारी रखते हैं बॉर्डर से सटे क्षेत्रों की भी, आप
नब्ज जानते हैं। मुझे ये समझाइएगा, बांग्लादेश में अभी जो ये तारीख आने वाली है, ये जो आम चुनाव होने वाले हैं, जनता किस ओर इंक्लाइन नजर आ रही है? क्योंकि ये ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे शेख हसीना कुछ कहे, तारिक रहमान कुछ कहे या यूनुस कुछ कहे, इसमें काउंटर सबसे बड़ा जनता का कॉल होगा। वो क्या कह रही है? अनम्यूट कीजिएगा। अनम्यूट कीजिएगा सर, अनम्यूट कीजिएगा। रिक सुंदर दास जी प्लीज अनम्यूट कीजिएगा, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। आवाज आ रहा है मेरा? जी हाँ। देखिए, अगर हम लोग ये बात कहें कि बांग्लादेश का अगर चुनाव के बारे में हम लोग बात करें, तो देखिए 17 साल से लोग वहां पे प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब अपना वोट डालेंगे। तो उस बीच ये इंटरिम गवर्नमेंट को बनना और अगस्त 2024 से सरकार को गिरना, जो शेख हसीना सरकार चला रहे थे, उसके बाद लोग अभी तक लोगों को जो बातें बताया जा रहा है, जो अभी मैसेज आया है शेख हसीना की तरफ से कि वो लोग अपना जो भी है उम्मीद ना छोड़े और वो लोग अपना उम्मीद को बनाए रखे और वोट के लिए तैयार रहे। लेकिन एक बात और भी है कि यहाँ पे काफी सारे दूसरे धर्म के जितने भी लोग हैं बांग्लादेश में रहते हैं, हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, क्रिश्चियन हो, वो लोग एक तरह से टारगेटेड किया जा रहा है काफी दिनों से। ये भी एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि ये एक इंटरनेशनल मुद्दा बन गया है अभी। और साथ ही अगर हम लोग देखेंगे कि नेशनल इलेक्शन जो है बांग्लादेश का वो 12 फरवरी को है। अब बांग्लादेश में विधानसभा जो है हम लोगों की तरह सिस्टम नहीं है, वहां पे एक ही विधानसभा जो है, वहां पे 300 सीटें हैं और वहां पे 50 महिलाओं की सीट है। अब इसमें हम लोग देखें तो शेख हसीना के लिए फिर से उनको यहाँ पे आना, फिर उनका अपना संगठन को बनाना, ये काफी हद तक मुश्किल है क्योंकि काफी सारे जितने भी आवामी लीग लीडर्स है वो लोग अभी ढाका में ट्रायल में है। और जितने शेख भी हसीना के इन डिमांड्स को उस कंट्री में जहां पर पेट्रियार्की आज भी मौजूद है, जहां पर पुरुष प्रधान आज भी समाज है, वहां पर इन डिमांड्स को कैसे लिया जाता है, ये बहुत दिलचस्प हो जाएगा। रिक जी, वापस से लौटूंगी अपने मेहमानों के पास, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों तक साझा कर दूं कि ये जो इस वक्त बात कही जा रही है, शेख हसीना का भाषण इस वक्त खास क्यों है? खास इस अंदाज में है कि जिस दलीलों को यहाँ पर उन्होंने रखा है, जो डिमांड्स वो रखी है, वो समझिएगा। भाषण में अल्पसंख्यकों पर हिंसा का जिक्र किया गया है। कहा गया है कि यहाँ पर सीधे सीधे उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। राजनीति में गहराई तक ध्रुवीकरण की बात की गई है। कहा गया है यूनुस सरकार ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। साथ ही साथ इस भाषण में फेसिस्ट गवर्नमेंट को लेकर जिक्र किया गया है। मुक्ति युद्ध के आदर्शों की बात सीधे सीधे शेख हसीना रख रही है कि वहां की आवाम के लिए गलत है, ये वहां की आवाम के लिए सही नहीं है। विदेशी हस्तक्षेप के खिलाफ संघर्ष की अपील यहां शेख हसीना रख रही है। शेख हसीना कह रही है कि यहां पर यूएन को इंटरवीन करना होगा। विश्वासघात और कब्जे का बार बार उल्लेख किया जा रहा है। बार बार कहा जा रहा है कि यहां पर फंडामेंटल राइट्स कहां चले गए लोगों की, और उनके आवामी लीग के संघर्ष को देश हित में बताया है। कहा है कि जो आवामी लीग एक पॉइंट रख रही है जिसमें कहा जा रहा है कि एक यूनुस फोर्स, कट्टरपंथी चरमपंथी सरकार, उसके खिलाफ आवाज उठाना। तो देखिए ये डिटेल्स जो है भाषण आखिर खास क्यों था, ये हमने आपको बताया। इस बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों सामने आ रही है। बांग्लादेश में 12 फरवरी को आम चुनाव है और चुनाव की तारीख नजदीक आते ही वहां से सियासी हलचल भी बढ़ गई है। खास तौर पर इस्लामी पार्टी जमाते इस्लामी के प्रदर्शन पर सबकी निगाहें हैं और वहां जो माहौल है, ऐसा लग रहा है कि जमाते इस्लामी बिग प्लेयर बन सकती है। ऐसे में अमेरिका ने भी अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। अमेरिकी अखबार का दावा इस बीच सामने आया दर्शकों, जिसमें ढाका में मौजूद अमेरिकी डिप्लोमेट जमात के संपर्क में है। जमाते इस्लामी क्या प्लेयर ऑफ द मैच साबित होगी? उस राजनयिक ने बांग्लादेश में हो रहे बदलाव का जिक्र भी किया है। कहा है कि जमात के साथ संबंध बनाने की बात यहां पर कही गई है। अमेरिकी अखबार के मुताबिक आगे ये लिखा गया है कि ढाका में तैनात अमेरिकी राजनयिक ने 1 दिसंबर 2025 को बंद कमरे में मीटिंग की और इस मीटिंग में देखिए, इस बैठक में बांग्लादेशी पत्रकारों से कहा गया कि वॉशिंगटन को उम्मीद है 12 फरवरी को हो रहे आम चुनाव में जमात इस्लामी पिछले चुनावों से बेहतर प्रदर्शन करेगी। कई सर्वेक्षण जिन्होंने ये दावा किया है चुनावों में जमात इस्लामी
अपना परफॉर्मेंस देगी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के करीब पहुंच सकती है, यानी कि कांटे की लड़ाई होगी। और मेरे साथ खास मेहमान लगातार कनेक्ट है। अब मैं चाहूंगी त्यागी सर, इस पर जरा आप लाइट दीजिएगा। ये बड़ा दावा अमेरिका अब पत्ते खोल रहा है धीरे धीरे, और अमेरिका को भी इंटरेस्ट बांग्लादेश में अब आने लग गया है, क्योंकि समझ आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक और क्रेडिट मिल सकता है चीज़ें ठीक करने का। एक तो ये पर्सपेक्टिव है, दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि यहाँ पर अगर वो कह रहे हैं कि जमाते इस्लामी प्लेयर ऑफ द मैच इस पूरे बांग्लादेश के सिनारियो में साबित हो सकती है, इस पर आपकी राय क्या है? क्या ऐसा होने वाला है या अवामी लीग बीएनपी इन्हें रोक देगी? देखिए, पॉलिटिक्स के अंदर ये देखा जाता है कि मैं किस समय को किस तरह से इस्तेमाल करूं। हालांकि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी और अवामी लीग ये एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, लेकिन देश काल पात्र के अनुसार सिचुएशन ऐसी बन गई है कि बहुत मुमकिन है अवामी लीग के लोग इलेक्शन से बाहर तो रहेंगे नहीं, वोट तो करेंगे। और करीब करीब आधा बांग्लादेश ऐसा है जो अवामी लीग के इन्फ्लुएंस में है, तो वो किसे वोट करेंगे? वो करेंगे बीएनपी को वोट। तो बीएनपी की अपनी वोट और अवामी लीग की वोट, और जानकारी के मुताबिक ब्रिटेन में ऐसा कोई अंडर द टेबल अंडरस्टैंडिंग भी हुई है कि ये दोनों पार्टी मिलके लड़े, क्योंकि जमाते इस्लामी का आना ना तो बांग्लादेश के हित में है और हिंदुस्तान के तो बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि जमाते इस्लामी जो है सबसे फेवरेबल क्या रहेगा त्यागी सर? सबसे फेवरेबल क्या रहेगा, तारिक रहमान का आना या शेख हसीना? सबसे फेवरेबल यही रहेगा कि बीएनपी के साथ में अवामी लीग जुड़ जाए। हालांकि अवामी लीग को प्रतिबंधित किया है, लेकिन उसके लोग तो हैं, उसके सपोर्टर तो हैं, वो उनको साथ दे। अगर वो उनको साथ देंगे तो जो बीएनपी के लीडर है इकराम साहब, ये क्या है, ये भी हिंदुस्तान के बड़े खिलाफ है। लेकिन अगर अवामी लीग के लोग उनका इस इलेक्शन में साथ देंगे तो शायद वो उस लीडर को भी नॉर्मल बना सके। तो बांग्लादेश में वर्तमान स्थिति में हालांकि होने वाले इलेक्शन को कभी भी रीजनेबल नहीं माना जाएगा, पर जो भी कुछ है हम एक थर्ड पर्सपेक्टिव से देख रहे थे आगे सर, और हम भारत के नजरिए से समझ रहे हैं, इसलिए शायद हमें लग रहा है कि जमात गलत है या जमात की राह ठीक नहीं है, कट्टरपंथी राह है। लेकिन वहाँ के लोग क्या ये समझ पा रहे हैं? दिस इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट। और मैं चाहूंगी यहाँ पर हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़े हुए आलोक सर, ये मुझे समझाइएगा, वहाँ की जनता तक ये मैसेज जा रहा है क्या? और हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंचे थे कुछ दिन पहले, उन्होंने भी अपने पॉइंट रखे होंगे, अपने राय रखी होगी। चिकन नेक्स को लेकर कई दफा कह चुके हैं यूनुस। बीजिंग में अब मीटिंग होती है, वहां पर कहते हैं चाइना के साथ हाथ मिलाइए और उसके बाद चिकन नेक को काट दीजिए, नॉर्थ ईस्ट को अलग कर दीजिए। इतनी बड़ी बयानबाजी वो दे चुके हैं, जो कि ऐसा लगता है कि ये भी ख्याली पुलाव बना रहे, क्योंकि ऐसा अगर किया जाएगा तो बांग्लादेश अपने अंदर तो पहले से ही लड़ रहा है, लेकिन इंडिया के साथ अगर ये सीधी सीधे 1-on-1 करने की कोशिश करते हैं यूनुस, इसका साइड इफेक्ट क्या होगा सर? ये दो प्रश्न मेरे। ये देखिए रितु जी, आपका दूसरा पक्ष जो मैं पहले लूंगा, ये जो बातें हो रही है चिकन नेक की ना, ये भारत को अब काफी गहराई से सोचना पड़ेगा कि चिकन नेक का हमको क्या करना है, क्योंकि साफ साफ संदेश उस पार से दिया जा रहा है और वो हमारा एक वीक पॉइंट है, और उसको जैसे कि अब कुछ खबरें आ रही हैं, काम उस तरफ शुरू हो गया है। इसकी कोई भी पुष्टि नहीं करेगा इन खबरों की, लेकिन क्योंकि बांग्लादेश अपनी बेइज्जती के कारण नहीं करेगा और भारत तो इसको प्रचारित नहीं करना चाहेगा, तो काम उस तरफ जैसे कि अब कुछ खबरें आ रही हैं शुरू हो चुका है। लगातार यूनुस जो है अपने प्रतिनिधियों को लेकर पहुंच रहे हैं उस जोन को चेक करने के लिए। चाइना से भी कई ऐसा खबरें आई छिटपुट की, वहां से भी कुछ इनके लोग आए हैं, कुछ जनप्रतिनिधि उनके आए थे, चेक करके गए उस इलाके को। तो इन सब चीजों को कब करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ करना ही पड़ेगा। जी हाँ, देखिए, और हमारी सरकार जो है एक मौके की तलाश में है, इसमें कोई शक नहीं है, और मौका मिलते ही हमको काफी बुरी तरह से इस क्षेत्र में इनको दबाना पड़ेगा, और इनकी गर्दन दबानी पड़ी जरूरत है वहां पे, क्योंकि ये कभी भी हमारे सर के ऊपर चढ़ सकते हैं। रितु जी, जैसे कि खबरें आ रही हैं, उन्होंने हाल ही में एक बीएसएफ के जवान को पकड़ लिया था वहां पे, और ये हमें मौका मिला और हमने काफी वहां पर घुस करके इनको अच्छी तरह से इनकी पिटाई की है। खबरें और भी काफी ज्यादा है जो सरकारी तौर पर
और या पुष्ट तरीके से सामने नहीं आई हैं, लेकिन बांग्लादेश को उस वो क्षेत्र में धमकाने वाला अंदाज क्या होता है सर? वो धमका देते हैं, कहते हैं कि अगर भारत शेख हसीना को वापस नहीं देता है, भारत प्रत्यर्पण का रास्ता नहीं खोलता है, या भारत इसको लेकर के हस्तक्षेप करता है कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है, तो ये चिकन नेक वाला ये वॉर्न करना, ये सीधे सीधे धमकाना, ये यूनूस के लिए क्या टेढ़ी खीर नहीं साबित होगी सर? टेढ़ी की वो आग से खेल रहे हैं, उनको पता। मुझे तो ये लगता है कि रितु जी, यही सही मौका है हमें चिकन नेक को सॉल्व करने का। क्योंकि देखिए पूरा विश्व इस समय अलग अलग क्षेत्रों में उलझा हुआ है। अमेरिका अपने क्षेत्र में उलझा हुआ है, वेनेजुएला, कनाडा, उसको सॉल्व करने में, और इधर चाइना को कंट्रोल कैसे किया जाए, आर्कटिक में ग्रीनलैंड का इशू उठा हुआ है, इधर यूक्रेन रशिया इधर फंसे हुए हैं, चाइना अमेरिका के साथ उलझा हुआ है। यही मौका है हमें चिकन नेक को सॉल्व करने का। और इसमें विश्वास रखिए, कोई भी देश खुल करके सामने नहीं आएगा, बूट्स ऑन ग्राउंड कोई नहीं डालेगा। भारत को एक दृढ़ संकल्प के साथ इस पर हस्तक्षेप करना पड़ेगा, और हमें अपने क्षेत्रों की रक्षा के लिए जो भी कदम उठाने पड़े, चाहे उसको क्षेत्र को उसकी भौगोलिक स्थिति बदलनी पड़े, वो करना पड़ेगा हमें। और हम, जैसा कि हमें हमारी सूचना है, इसके तरफ ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है। जी हाँ रितु जी। जी रिक जी हमारे साथ कनेक्ट है। रिक जी, ये मुझे बताइएगा, यहाँ पे जो कई दफ़ा बात हो चुकी है जमाते इस्लामी को लेकर, अमेरिका के इंटरवीन्स को लेकर, अमेरिका इसमें हस्तक्षेप कर रहा है। अमेरिका कह रहा है कि जमाते इस्लामी विल बी द प्लेयर ऑफ द मैच, एंड वो बीएनपी साथ ही साथ आवामी लीग से कहीं पीछे नहीं होने वाले नंबर्स में। तो ग्राउंड पर रियलिटी क्या है? और साथ ही मुझे ये बताइएगा, जमाते इस्लामी अगर इस फोर्स के साथ आगे बढ़ रहा है, ये अमेरिका कह रहा है और कोई नहीं सुपर पावर कह रहा है, तो सुपर पावर का क्या इंटरेस्ट है इसमें? सुपर पावर क्यों इतना खुश हो रहा है जमात इस्लामी के इस प्रदर्शन से, इस परफॉर्मेंस से? जी हाँ, देखिए हम लोग अगर हाल ही में कुछ दिन पहले के घटनाक्रम को देखेंगे, तो जो छात्र आंदोलन चल रहा था जिस हिसाब से बांग्लादेश में, अगर उसको देखेंगे, अगर उसके साथ जमात को अगर हम लोग थोड़ा जमात का प्रभाव भी उसमें अगर देखेंगे, तो देखिए एक तरह से जमात जो संगठन है उसके साथ जो छात्र आंदोलन, क्योंकि छात्र आंदोलन अगर चलता है तो जो मौलवाद जिस तरह का संगठन का जो आंदोलन है उससे थोड़ा हटकर होता है। लेकिन इसमें अगर अलायंस हो जाता है, और वो अलायंस के साथ अगर जमात के साथ कहीं भी, क्योंकि ऐसा भी बात हम लोग को सुनने को मिल रहा था कि लंदन में हो सकता है बीएनपी के साथ, तारिक रहमान के साथ जमात का कुछ लीडर्स का भी मीट होने वाला था। तो उस तरह का कोई घटनाक्रम हो जाएगा, अगर जमात के साथ बीएनपी का एक गठबंधन आगे देखने को मिल सके, तो उसमें हो सकता है कि इसमें बीएनपी को कुछ फायदा मिल सकता है और एक नया गवर्नमेंट फॉर्मेशन वहां पे हो सकता है। लेकिन शेख हसीना अपना तरफ से जो भी कोशिश कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे आवामी लीग फिर से अपना जो है भूमिका अगर निभा सके, अगर जितने भी उनके लीडर से जो लोग अभी ट्रायल में हैं वो लोग अगर रिलीज हो सके, या फिर एक इंटरनेशनल दबाव अगर बांग्लादेश में आए इंटर गवर्नमेंट के ऊपर, तो हो सकता है शेख हसीना को फिर बैक करने का एक चांसेस मिल सकता है। तो अभी फिलहाल ये तो आगे क्या होगा, घटनाक्रम क्या बनेगा, अमेरिका का क्या दबाव है, इसके ऊपर निर्भर करता है। हम लोग इसके लिए इंतजार करना और पड़ेगा। पैराशूट लैंडिंग तो करवाई दिया तारिक रहमान की, फिर भी इंटरेस्टेड है कि जमात इस्लाम की परफॉर्मेंस कितनी होगी। ये अपने आप में दिखाता है हिपोक्रेसी, डबल स्टैंडर्ड्स अमेरिका के। मेरे साथ त्यागी सर जुड़े हुए हैं लगातार। त्यागी सर, आयरन लेडी कहा जाता है शेख हसीना को। जब उनके पूरे परिवार को ख़त्म करने का अटेम्प्ट किया गया, मुजीबुर रहमान की लेगेसी को ख़त्म करने का एक अटेम्प्ट किया गया, वही शख्स जिसने बांग्लादेश की एक तस्वीर और एक तकदीर पेश की। अब यहाँ पर हम कहें शेख हसीना अगर एक वापस से तस्वीर पेश करती है, वापस से बांग्लादेश का रुख करती है, बांग्लादेश जाती है, क्या वहाँ की पेट्रियार्की पर बड़ा सवाल नहीं होगा? क्योंकि इतनी दफ़ा जब एक समाज पुरुष प्रधान वहां पर है, वहां पर एक महिला इस फोर्स के साथ इतने सालों तक राज करती रही, उन्हें रोक नहीं पाए। लेकिन एक इंटरिम गवर्नमेंट में कठपुतली सरकार को रोकने के लिए अब यहां से ऑडियो वो देती हैं। ये तमाम चीजों को, इन तमाम डॉट्स को आप कैसे कनेक्ट करते हैं? नहीं, मैं समझा नहीं, आप पूछना क्या चाह रही है कि अगर मैं पूछना चाह रही हूँ कि वापस अगर जाती हैं शेख हसीना, अगर वापस जाती है, जो प्रत्यर्पण का रास्ता अगर खुलता है किसी भी तरीके से, किसी भी जरिए से, चाहे भारत हस्तक्षेप करे या यूएन करे, एनी कॉल, मैं कह रही अगर वहां जाती है तो वो एक्सेप्टेड होंगी, जनता कैसे एक्सेप्ट करेगी, क्या कॉल रहेगा? देखिए, सवाल ही नहीं उठता। अगर शेख हसीना वहां पर जाती है, वर्तमान परिस्थिति ये है कि उन्हें
डेथ पेनल्टी दी जा चुकी है, उन्हें तो फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। और इतना ही नहीं, इतने सारे केसेस उनके ऊपर डाले गए हैं कि वो कभी से अगर फांसी ना भी दी जाए तो वो जेल से बाहर नहीं आ सकते। ये तो तभी संभव है जब वर्तमान डिस्पेंसेशन खत्म हो जाए। और वर्तमान डिस्पेंसेशन को कायम रखने के लिए अमेरिका चाहता है कि जमात इस्लामी आ जाए, इसलिए ताकि वो जो सेंट मार्टिन आइलैंड वाली बात थी, यानी कि इस एरिया में एक नया देश बनाने की बात थी, जिसमें ये चाहता था अमेरिका कि चिटागोंग डिवीजन फ्रॉम बांग्लादेश और मिजोरम एंड पार्ट ऑफ मणिपुर फ्रॉम इंडिया एंड द रखाई डिवीजन फ्रॉम म्यांमार, इन तीनों को मिला के एक नया देश बने। और ये बात मिजोरम के चीफ मिनिस्टर ने इनडायरेक्टली अमेरिका में अपने एक भाषण में कही भी थी। तो इसलिए अमेरिका तो चाहेगा कि जमात इस्लामी आ जाए, क्योंकि बीएनपी अगर आती है तो ये इम्प्लिसिट है कि बीएनपी के साथ एक्टिव कन्नाइवेंस तो नहीं है, लेकिन टैसिट अप्रूवल अवामी लीग का भी है। लिहाजा वो अमेरिका के कहना नहीं मानेगी, जैसे शेख हसीना ने नहीं माना था। और तो उस पर जरा जवाब दीजिएगा, जब मैंने चिकन नेक्स का जिक्र किया, चिकन नेक को लेकर के कहा, तो आपने जो रिएक्शन दिया, आप शायद एग्री नहीं कर रहे थे कि वहां पर इस तरीके की जो तस्वीर है, जब कहा गया आलोक सर द्वारा, तो आपकी उस पर राय क्या है? देखिए, चिकन नेक का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसको चिकन नेक कहना गलत है। मैं आलोक जी से और लोगों से कहूंगा कि गलती से भी ना के, वो हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जी। वहां पे हमने जितने फील्ड फोर्टिफिकेशन किए हैं वो अनप्रेसिडेंटेड है, तो हमारे लिए वो चिकन नेक नहीं है। लेकिन अगर हमारे लिए वो एक चिकन नेक ये बांग्लादेश या ये जनाब यूनुस कहते हैं, तो ये समझ लें कि इनके यहाँ दो चिकन नेक, इनका एक चिकन नेक है रंगपुर डिवीजन, रंगपुर कॉरिडोर, और इनका दूसरा चिकन नेक है चिटागोंग कॉरिडोर। और हम रंगपुर कॉरिडोर को मेघालय से कभी भी बाएं दाएं कर सकते हैं, और सिमिलरली चिटागोंग कॉरिडोर तो हम त्रिपुरा से न केवल इनकी बिजली बंद कर सकते हैं, बल्कि इनका समुद्र से कनेक्शन काट सकते हैं। हमने तो अभी तक कोई प्रोएक्टिव एक्शन लिया नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी ये पॉसिबल है। अगर ये जो हिंदुओं के ऊपर सर, ये जो चालबाजी कर रहा है यूनुस, जो वहां पर चालबाजी कर रहा है, कट्टरपंथ की राह पर तो चल ही दिया है, बट अगर हाथ मिला रहा है ड्रैगन के साथ, ड्रैगन को भड़काने की कोशिश कर रहा है इस पर्सपेक्टिव से कि यहाँ पर अगर पूर्वोत्तर के जो हमारे राज्य हैं उनको अलग करने की कोशिश की जाए, इस तरीके की गीदड़ भभकी मैं कहूँगी इसे, कोट एंड कोट, तो ये गीदड़ भभकी जो दे रहे हैं वो ड्रैगन के अलावा कर नहीं पा रहे हैं। एक तो ये पॉइंट, दूसरा साथ ही साथ बीजिंग के साथ हाथ मिलाना, और ड्रैगन का कॉल क्या इसमें बहुत स्पष्ट नहीं होना चाहिए था? वो तो गलवान, सियाचिन, हम देखते हैं तमाम चीजों पर चाइना पहले से ही नजर टिकाए हुए, एक और मौका दे देंगे फिर तो। देखिए जी, हम हिंदुस्तानी हैं, हमें गणेश जी की तरह काम करना चाहिए, यानी कि हमें खतरे को दूर से सूंघ लेना चाहिए। अब चीन के साथ जो हुआ है वो चिंता का विषय है। जो तीस्ता नदी का ड्रेजिंग प्रोजेक्ट था, जो शेख हसीना हिंदुस्तान को देना चाहती थी, चीन भी चाहता था, उन्होंने चीन को मना कर दिया, लेकिन यूनुस सरकार ने अब उसको दोबारा देने की तैयारी की। और ये तीस्ता नदी कहाँ तक जाती है? ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक जाती है, नंबर 1। नंबर 2, रंगपुर डिवीजन के पास एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर की विंटेज का पुराना एयरफील्ड है, उस एयरफील्ड को ये डेवलप करने का काम भी चीन को देना चाहते हैं। यानी कि उसको डेवलप करने के बाद में वो जगह, और प्लस डोकलाम, यानी कि चीन का सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर डायरेक्ट प्रभाव हो जाएगा। तो क्या हम इसे होने तक इंतजार करें? यही मेरा कहना है कि हिंदुस्तान को अब वो छोड़ यानी कि देना हमें चाहिए। सीरियसली चाइना यानी कि ड्रैगन की चाल को लेना पड़ेगा। Is that what you're saying? प्रोएक्टिव एक्शन, वी हैव टू टेक प्रोएक्टिव एक्शन, ताकि चाइना को वो एयरफील्ड और वो तीस्ता नदी का बेनिफिट ना मिले। इसलिए जो 2 कॉरिडोर है बांग्लादेश के, वो काटने पड़े, चाहे इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी ये कहे कि हिंदुस्तान ने एग्रेशन किया है। अरे इंटरनेशनल कम्युनिटी की परवाह करना बेकार है। परवाह करता कौन है? इंटरनेशनल कम्युनिटी में सबसे पहले यूएन आता है, यूएन नपुंसक हो चुका है। सो नाउ देयर इज अ नीड,
वो बहुत ज्यादा करुणा दया क्षमा पमा नहीं, सहनशीलता जीरो होनी चाहिए जब हिंदुस्तान के इंटरेस्ट का और सुरक्षा का सवाल हो। हाँ, परिवार में घर में सहनशीलता 100% हो, मान लेते हैं, लेकिन देश का जब सुरक्षा का सवाल है नेशनल तो सिक्योरिटी वो पे आए तो क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, इस तरीके की पेशेंस नहीं रखनी चाहिए, एक एप्ट कदम एप्ट स्टेप्स उठाने चाहिए, दैट्स राइट। और आलोक सर मुझे ये समझाइएगा, यहाँ पर हम बार बार ये कह रहे हैं कठपुतली सरकार, कठपुतली पपेट गवर्नमेंट इस उसकी इंटरिम गवर्नमेंट को, तो मुझे तो नहीं लगता ये पपेट गवर्नमेंट है, ये तो खुद चला रही है वहाँ पे लोगों को। अब वहाँ पर हिंदुओं की स्थिति को देख लीजिए, हिंदुओं को कैसे उनका नरसंहार हो रहा है, ढूंढ ढूंढ कर उनका घर खंगाला जाता है, उसके बाद आग के हवाले कर दिया जाता है, जिंदा जला दिया जाता है, ऑटो से उतार कर पहले मारा जाता है, फिर ऑटो भी हाईजैक कर लिया जाता है। ऐसे एग्जाम्पल्स आए थे सामने। अब आप तमाम नेम्स में या फिर अगर गिनवाऊं, वो एक लिस्ट बहुत लंबी, एक बहुत लंबी फहरिस्त है। इसके साथ साथ ये बताइएगा, शेख हसीना जो हमेशा प्रो इंडियन सेंटिमेंट्स के साथ रही हैं, इंडिया के साथ रही हैं, चाहे वो तीस्ता नदी हो जैसे कि सर ने कहा, तो क्या ये वाला फॉर्मूला इधर फिट बैठेगा कि बीएनपी और आवामी लीग अगर साथ आ जाए तो विल द गेम बी डिफरेंट? नहीं, इसकी संभावना मुझे अभी नहीं लग रही है, क्योंकि बीएनपी जो है ना वो अभी भी ये अपनी जमीन तलाश रहा है, वो मौका देख रहा है कि शायद बांग्लादेश में लोग जो है इस हिंसा से जो आम जनता है वो प्रभावित होकर के उसके तरफ आएगी और शायद उसको मेजोरिटी मिल जाए। तो अभी बीएनपी का अलाइनमेंट शेख हसीना के अवामी लीग से होने की संभावना मुझे बहुत कम लग रही है अभी की स्थिति में। अभी की स्थिति में जो ये आपने बताया ना कि जो छात्र संगठन है जमाते इस्लामी का, ये बांग्लादेश इस्लामी छात्र शिविर जिसको बोलते हैं, इन लोगों का जिस तरह से वहां रूल चल रहा है, जिस तरह से उत्पात मचा रखा है उन्होंने, कि आप देखिए, आपने बताया ना कि जो पकड़ पकड़ के मारा जा रहा है, कई ऐसे वीडियो आ रहे हैं वहां के रोड के, वहां के सड़कों के, वहां बाजार के, वहां के मोहल्लों के, यहाँ घरों के, जहां भीड़ तंत्र सब निर्णय ले रही है और पुलिस मुख्य दर्शक बनी हुई है। तो ऐसे में, ऐसे स्थिति में कैसे वो चुनाव कराएंगे? क्या आम जनता को वो वोट देने के जाने जा पाएगी वहां पे? वो तो उत्पात इस तरह से वहां मचा हुआ है रोड पे और आम जगहों पे कि क्या वहां पर चुनाव हो पाएंगे ठीक तरह से? और चुनाव वही फास्ट चुनाव होगा। और खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका मैं एक बार रुक करना चाहूंगी ओपनिंग कमेंट के लिए। रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह सर जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ। सर ये मुझे बताइएगा, यहाँ पे एक डिमांड की बात हो रही है, एक ऑडियो सामने आता है शेख हसीना का जिसमें वो अपने 5 यहाँ पर डिमांड्स रखती हैं। कठपुतली सरकार से आह्वान करती है, लोकतांत्रिक ढांचे को समाप्त कर दिया गया है, इसका जिक्र करती है, फेसिस्ट गवर्नमेंट का जिक्र करती है, कहती है कि आवामी लीग पर बैन लगाना फांसीवादी सरकार का एक जो रुख है, एक जो कॉल है, उसे रोकना होगा, दैट फोर्स शुड स्टॉप। अब वो स्टॉप कौन करेगा और शेख हसीना के पास रास्ता क्या बचता है, भारत पर असर क्या पड़ेगा? जी ऋतु जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, अभी खबर मैंने और सुनी कि अमेरिका जमात इस्लामी जो बांग्लादेश के अंदर जो एंटी इंडिया स्टांस रखता है, बल्कि ऑपरेशन ऑफ लिबरेशन 1971 में 1971 में जमात इस्लामी का भी इसमें बहुत रोल रहा था, लेकिन हम इनके खिलाफ हैं। अमेरिका इनके साथ हाथ मिलाना चाहता है, इनके करीब नजदीकियां बढ़ाना चाहता है, और इससे ये साबित होता है कि भाई देखिए, आपने जो बोला शेख हसीना के जो 5 पॉइंट आपने बताए, शेख हसीना चाहती हैं कि यूनियन सरकार वहां से अभी चली जाए, और बार बार ये शेख हसीना की डिमांड करते हैं कि क्या हिंदुस्तान उनको वापस जाने देगा, क्या हिंदुस्तान छोड़ेगा? हमारे दोस्त हैं वो, हम यारों के यार हैं हिंदुस्तानी, हम ऐसे नहीं जाने देते किसी को भी। अब अल्टीमेटली ऑन अ नेशनल लेवल अगर स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो बांग्लादेश के हाल मैं ये बोलूंगा, क्योंकि पाकिस्तान अपनी नजदीकियां बढ़ा रहा है। अभी एस जयशंकर भी तो गए थे ना अली शाह सर, अभी एस जयशंकर गए थे बांग्लादेश, जब हमने वो देखा था, तस्वीर सामने आई थी खालिदा जिया को लेकर के जो तस्वीर आई थी, उसमें एस जयशंकर गए थे। तो क्या उस दौरान कुछ ऐसा अंदर खाने हुआ होगा, या ये उस पर्सपेक्टिव से भी उनका ये दौरा रहा होगा? जी देखिए, एस जयशंकर साहब वहां पर गए थे क्योंकि जिस तरीके से वहां पर माइनॉरिटीज के खिलाफ, मेरे हिंदू भाई बहनों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं, वहां पे लटका रहे हैं, जिंदा जला रहे हैं, जिस तरीके से ऑटो से निकाल निकाल के मार रहे हैं, जो वीडियो सामने आ रहे हैं
कई लोग कह रहे हैं कि एआई है वीडियो, भाई हर एक तो वीडियो एआई तो नहीं है, मैं नहीं मानता। और जहां पर जिस तरीके से बांग्लादेश एक संदेश दे रहा है, ये एक जैसे कि दास साहब की हत्या की गई थी, उनको लटकाया गया था उसके बाद पेड़ से, ये एक सिंबॉलिक संदेश था दिखाने के लिए कि भाई हम ये करेंगे, अपने कर लो जो करना है। और ये हिंदुस्तान की जितनी भी हिंदुस्तान की मुस्लिम बॉडीज हैं, उनको इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि उनको बोलना भी चाहिए। बल्कि मैं मानता हूं यूएन सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे, लेकिन जो मेरे हिंदू भाई बहनों के खिलाफ हो रहा है बांग्लादेश में, उसकी मैं सख्त की कड़ी से कड़ी निंदा करता हूं। उसके खिलाफ मैं इनविटेशन देता हूं, जितने भी हिंदुस्तान के मुसलमान बॉडीज हैं, आकर जोर शोर और जोर करें, बताएं बांग्लादेश के अंदर जो उनके माइनॉरिटीज के खिलाफ वो कर रहे हैं, वो बिल्कुल सरासर गलत है, वो बिल्कुल गुनाह है। और शेख हसीना का हमेशा से प्रो इंडिया स्टैंड रहा है, हमारी बड़ी अच्छी मित्र रही हैं। अब आप देखिए, ऐसे मुकाम पे हम शेख हसीना को क्या छोड़ दें वहां पर? नहीं, भेड़ियों के हाथों कि भेड़िया आओ हमारे दोस्त को आपका, नहीं, बिल्कुल नहीं। हिंदुस्तान का स्टांस बहुत क्लियर रहा है, और विदेश बट नीति फिर हिंदुस्तान की आलोचक कह रहे हैं अली शाह सर कि ये स्टांस इंडिया का जो है शेख हसीना के सपोर्ट में एज अ फ्रेंडशिप हैंड, ये भारत के लिए थोड़ा गलत हो जाएगा, या भारत पर इसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो जाए। इज दैट राइट? मैं आपको एक हल्का सा एक मिनट में एक वाक्य बताता हूँ। कोई भी बोला बीच में, देखिए कर्नल टीपी त्यागी मेरी बात से दरअसल इत्तेफाक रखेंगे इस बात को 100%। देखिए, हुआ ये कि हमारे फौज में सीनियर जूनियर बहुत चलता है, लेकिन एक जूनियर ने एक की जरूरत हुई कि एक सीनियर को बोल दिया कि भाई मॉरल करेज था उसका कि नहीं, रॉन्ग ऑर्डर्स पास हो रहे हैं, मैं रॉन्ग ऑर्डर्स पे अमल नहीं करूंगा। तो बहुत लोगों ने बोला ये तुम्हारी नौकरी के खिलाफ होगा, या तुम कैसे सीनियर की बात नहीं मान रहे। लेकिन वही चीज उसके फायदे में गई, क्योंकि एक एसीआर में होता है मॉरल करेज, तो मॉरल करेज में उसको बहुत अच्छे नंबर मिले। तो बिल्कुल, तो हिंदुस्तान का जो स्टांस है ना, लोग इसको अप्रिशिएट करेंगे इन द लॉन्ग रन। मैं तो ऐसे मैं नहीं देखा कि कमजोरी होगी, यही हमारी ताकत होगी कि भाई हिंदुस्तान यारों का यार है। टीपी त्यागी सर आपको थम्स अप दिखा रहे हैं, दैट यू आर राइट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जी जी, सहाय सर, तो सहाय सर। हिंदुस्तान रितु जी, मैंने ये बोला में था ही कि जाएंगे। भारत में इस तरह के बयानबाजी से क्या होगा ना, कि मैंने ये नहीं बोला था कि भारत की स्थिति कमजोर होगी। उनको जो वहां के जो अभी शासक बने हुए हैं, और जो वहां पर जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बांग्लादेश जातिवादी जो छात्र दल है, या जो उनका छात्र शिविर जो है जमात इस्लामी का, उनको और मौका मिलेगा धार्मिक उन्माद बढ़ाने का। ये मैंने ये कहा था। और उससे हमारे जो बांग्लादेश में जो स्थितियां हैं अभी हिंदुओं की, और जो कत्लेआम हो रहा है, जिस तरह के मोबक्रेसी चल रही है, वो थोड़ी सी बढ़ने की संभावना है। तो ऐसे में इसीलिए भारत ने बहुत ही गार्डेड एक स्टेप लिया है कि ऑडियो सिर्फ एक रिलीज किया है हसीना साहब ने। और भारत जो है, भारत को सिर्फ अभी क्या देखना है, मैं अभी भी कह रहा हूं ऋतु जी एक बार फिर से, कि विश्व में विभिन्न शक्तियां जिस तरह से अभी विभिन्न क्षेत्रों में उलझी हुई हैं, और जिस तरह से जिसकी लाठी उसकी भैंस हर क्षेत्रों में दिखाई जा रही है, यही मौका है भारत के लिए उत्तर का वो 22 किलोमीटर वाला जो क्षेत्र है उसको फैलाने का, और चिटगांव पर अपना प्रहार करने का। यही जी हाँ, दस्तूर मौका भी है और दस्तूर भी है। इसी के जरिए हम ये हमारा जो विवाद है ये भी हम खत्म कर ले। रिक सर, अभी यूएन क्या कर रहा है? यूएन ना तो ये देख रहा है कि रूस यूक्रेन में क्या हो रहा है, यूएन ना ये देख रहा है कि ट्रम्प कैसे इंटरनेशनल लॉज को हमेशा तोड़ रहे हैं, वो ये भी नहीं देख रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं का कैसे नरसंहार हो रहा है, वो ये भी नहीं देख रहा है कि शेख हसीना को एक फांसी की सजा सुना दी जाती है, एक ऐसी लेडी जो कि इतने सालों तक वहां पर राज कर रही है, शेख मुजीबुर रहमान, जो कि एक स्टेट आइडेंटिटी को रखने वाले शख्स थे, उनका कत्लेआम हुआ, उसके बाद वो इन पार आई। अब मुझे बताइएगा कि इसमें करेगा कौन, इसे स्टॉप कौन करेगा? यूनुस तो पहले से ही कठपुतली है ट्रंप के, या पाकिस्तान को कहें, पाकिस्तान तो चाहता ही है ना एक दूसरा पूर्वी छोर में पाकिस्तान बन जाए फिर से। जी देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे तो यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो, उन्होंने पहले से ही ये शेख हसीना के ऊपर जितने भी
पेनल्टी लगाया गया था, उनका विरोध कर रहे थे। लेकिन बात यह है कि अभी का जो इंटरनेशनल सिचुएशन है उसमें क्या स्टैंड लेता है कोई देश, उनके ऊपर, उनका डिसीजन के ऊपर निर्भर करता है। फिलहाल अगर हम लोग ऐसा ही इंटरनेशनल इश्यूज पे अगर बात करेंगे, तो अगर हम लोग ऐसा देखें कि भारत के लिए अगर जो है इंडिया के लिए क्या क्या सुविधाएं हो सकते हैं आगे। देखिए, एक तो चिकन नेक को लेकर काफी सारे वार्तालाप हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि एंटी इंडिया जो मूवमेंट है बांग्लादेश के अंदर, अगर ये एंटी इंडिया मूवमेंट के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर वो लोग इसको अगर आगे बढ़ाते रहे, तो जो है आम लोगों का जो समर्थन, वो काफी हद तक बहुत ही कम मिलेगा उस तरह का संगठनों को जो कि एंटी इंडिया मूवमेंट या एंटी अरे इंडिया पर सर, मैं मूवमेंट इसमें अगर दूसरी बनाना राय चाहते रखती हैं, हूँ। मेरे को क्योंकि ये काफी समझ सारे आ रहा है कि एंटोनियो गुटेरेस कहते कुछ है करते कुछ है, उनके एक बयान दे देने से थोड़ी होगा। यूएन के पास पूरा फोर्स है, यूएन आए इंटरवीन करे, इसमें कौन सी दो राय है? टीपी त्यागी सर, इज दैट व्हाट इज राइट? मैं सही कह रही हूँ कि यहाँ पर यूएन सिर्फ एक बयान देने के लिए थोड़ी है, इंटरनेशनल बॉडी है। आप गवर्न कीजिए, आपके पास चीजें हैं, लॉ अबाइड कीजिए। अनम्यूट कीजिएगा सर, अनम्यूट कीजिएगा। और ना ही नाखून है। यूनाइटेड नेशन के पास जो पीस कीपिंग फोर्स है, उसकी भी ऐसी टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस है कि वो केवल पीस एस्टेब्लिश करने के लिए जा सकती है, किसी तरफ से लड़ने के लिए नहीं जा सकती। यूएन की सबसे बड़ी कमजोरी, और अब तो और भी खुल के सामने आ गई है, वो ये है कि अगर यूनाइटेड नेशन कुछ कहे तो सिक्योरिटी काउंसिल में जो 5 विटो पावर है, उसमें कोई ना कोई उसमें विटो लगा देता है। यानी कि अगर आप गौर से देखें तो इस दुनिया में जितनी भी मुसीबतें, जितने भी सिविल वॉर, जितने भी युद्ध हुए हैं, उन सब का कारण विटो पावर है। यहाँ मैं एक आज ऐसी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि इस बीमारी को भी हिंदुस्तान ही दूर कर सकता है। वो ऐसे कि 1945 में हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे डॉक्टर रामास्वामी मुरलियार। उन्होंने चर्चिल से, स्टालिन से और रूजवेल्ट से ये लिखवा लिया था क्लॉज नंबर 109 में यूएन चार्टर के, कि इस वीटो पावर का 10 साल बाद सिंपल मेजोरिटी से समीक्षा किया जा सकता है। बात आई गई होगी, चूंकि वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे। आज चूंकि सारी दुनिया कहे या ना कहे, लेकिन मन से वो अमेरिका के इस जोकर प्रेसिडेंट के खिलाफ है। और इसको ऐसे में अगर जनरल असेंबली में हिंदुस्तान आवाज उठाए अगेंस्ट एबोलिशन, मतलब एबोलिशन ऑफ वीटो पावर के लिए, कि वीटो पावर खत्म होनी चाहिए, तो खत्म हो सकती है। तब यूएन का रोल हो जाएगा। तो आज की आप ये तारीख कहना में चाह रहे हैं तो कि जैसे रूस यूक्रेन के युद्ध को लेकर कहा गया कि रूस यूक्रेन का युद्ध अगर कोई रुकवा सकता है, वो भारत रुकवा सकता है, अब यहाँ पे भी आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश में भी कुछ अगर कोई कर सकता है तो वो भारत कर सकता है। अलीशा सर, अब मुझे आपसे ये जानना है कि इसमें क्या डीप स्टेट्स ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं नजर आ रहे इस बांग्लादेश के सिनारियो में? अभी जैसे सर ने जिक्र किया कि वीटो पावर इसमें बहुत क्रूशल रोल प्ले करता है। यूएन आ भी जाता है पीस मेकिंग के लिए, लेकिन इसमें कोई ऐसा देश आ जाएगा, कोई ऐसा पावर आ जाएगा जो वीटो लगा देगा। तो क्या डीप स्टेट्स इसमें सबसे बड़े कसूरवार होंगे? आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, मैं इस बात से, क्योंकि मैं ना ही राइट विंग आइडियोलॉजी ना ही लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी, मैं बहुत ही सरल स्पष्ट बात करता हूँ, सच्ची बात करता हूँ। मैं, जो लेफ्ट विंगर्स हैं वो कहते हैं कि भाई इजराइल, ये ईरान के अंदर मोसाद और सीआईए ये भड़का रहा है प्रोटेस्ट को, लेकिन वो ये बात थियरी मानने को तैयार नहीं है कि बांग्लादेश के अंदर जिस तरीके से जो डीप स्टेट ने किया है। अब मैं उनको ये जवाब देता हूं, मैं एक बात बड़े तसल्ली से। देखिए, अगर आप एक तरफा के आप बोल रहे हैं कि वहां पर मोसाद ने किया है, वहां पे हो सकता है कि सीआईए ने किया है ईरान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर क्यों नहीं भाई? बांग्लादेश के अंदर क्यों नहीं डीप स्टेट की इन्वॉल्वमेंट है? शेख हसीना ने पावर से हटने से पहले साफ कहा था, एक अंग्रेज गोरा आया था, वो कुछ कह रहा था, एक डील की बात कर रहा था, उन्होंने मना कर दिया। तो डीप स्टेट ही इसके पीछे था एक तरीके से, बहुत डीप स्टेट ने भड़काई ये प्रोटेस्ट, और ये बात, इसमें कोई शक की बात नहीं है।
अब देखिए, अब खबरें ये भी आ रही हैं कि अमेरिका दोस्ती करना चाह रहा है जमाते इस्लामी से। वो हालांकि अमेरिकन एम्बेसी ने डिनाई करा है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से वो जुड़े हुए नहीं है, उनका झुकाव नहीं है। कर्नल टीपी त्यागी ने बिल्कुल सटीक तरीके से समझाया। देखिए, हिंदुस्तान का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर कहाँ आता है। अब जब रूस और यूक्रेन की जंग जब चल रही थी, तो पाकिस्तान जैसे देश मुल्क ने भी अपने बस के पीछे हिंदुस्तान, अगर हिंदुस्तान का झंडा लगाओगे तो आप महफूज रहोगे, आप पे अटैक नहीं होएगा। ऐसा पाकिस्तान अभी कुछ वीडियोस भी वायरल हुई। अलीशा सर, आज ही सुबह में कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रही थी, उसमें ये कहा गया कि जो आवाम है पाकिस्तान की, वो ये कह रही है कि भारत के जब प्रतिनिधि पहुंचते हैं किसी ऐसे मंच पर या किसी ऐसे कंट्री में, ऐसी सुप्रीम पावर में, चाहे अमेरिका हो या यूएन हो, यूएनएससी की मीटिंग्स में इंडिया का कैसे इन्वाइट किया जाता है और पाकिस्तान की कितनी इंटरनेशनल बेइज्जती होती है, वहाँ के लोग खुद कह रहे हैं। ये तो छोड़ दीजिए आप भारत के लोगों की और दूसरे लोगों की कॉल, ये पाकिस्तानी कह रहे हैं। अब मुझे यहाँ पर सहाय सर जुड़े हुए हैं, आलोक सहाय सर। आलोक सर, इंडिया का रोल इसमें कितना क्रूशल होगा? अभी जैसा कहा टीपी त्यागी सर ने और साथ ही साथ अली शाह सर ने, दोनों कहा कि भारत इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वाइटल रोल प्ले करेगा। अब ये रोल कैसा रहेगा कि बांग्लादेश में स्थिति अंतरिम तौर पर ठीक हो जाए, वहां का ढांचा मजबूत हो जाए, या इस ताकत को जो कि शेख हसीना का एक बैकड्रॉप है वो वहां पर इनहैंस हो जाए? अब इस पे भी जरा फोकस कीजिएगा कि पाकिस्तान भी इस नजरिए से एक फॉरेन रिसोर्स, एक फॉरेन फोर्स लगा रहा है ताकि वो वहां पर इस तरीके की तस्वीर बना सके, पूर्वी छोर पर एक पाकिस्तान रह सके। जी देखिए, सभी ताकतें तो वहां पर लगेंगी, पाकिस्तान भी लगा हुआ है, चीन भी लगा हुआ है और अमेरिका का डीप स्टेट भी वहां पर इन्वॉल्व है। तो सभी अपने अपने वहां पर अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बनाना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी देश जहां पर इस तरह की हालत हो जाती है ना, गंभीर हालत होती है, कैओटिक सिचुएशन हो जाता है, आप देखिए वहां पर ये विश्व की ताकतें हस्तक्षेप करती हैं क्योंकि उनको अपना हित साधना होता है। क्योंकि ये देश जो है वो इतने गरीब है, इतने पिछड़े हुए हैं कि इनको किसी एक विश्व पावर का सपोर्ट चाहिए, चाहे वो मिलिट्री स्ट्रेंथ के लिए हो, अपने सुरक्षा के लिए हो, या फिर आर्थिक रूप से इनको अपने डेवलपमेंट, अपने विकास के लिए भी मदद की जरूरत पड़ती है किसी एक बड़ी शक्ति का। तो ऐसे इन्हीं चीजों का फायदा ये शक्तियां उठाती हैं और वो हस्तक्षेप करती हैं। भारत को इन सभी हस्तियों को कंट्रोल में रखते हुए इस क्षेत्र पर अपनी नजर रखनी पड़ेगी, अपना हस्तक्षेप करना पड़ेगा, ताकि हम बाहर से और भारत को इसलिए भी हस्तक्षेप करना होगा, एक तो खुद की अस्मिता, वहां के जो हिंदू हैं वो हमारी सिक्योरिटी का हिस्सा है, वो हमारी नेशनल सिक्योरिटी का हिस्सा है। चिकन नेक को लेकर के वार्न किया है, एक धमकी दी है, गीदड़ भभकी दी है। सेकंड पर्सपेक्टिव एंड थर्ड पर्सपेक्टिव, हमारे दोस्त यानी कि हमारे समर्थक शेख हसीना, उसकी गवर्नमेंट के बैकड्रॉप के लिए भी भारत को एक स्टेप लेना होगा। तमाम खास मेहमान मेरे साथ कनेक्ट हुए, सभी का बहुत शुक्रिया। हालांकि बांग्लादेश में चुनाव से पहले ये सियासी दाव पेच जो हम देख रहे हैं ये अब चल पड़े हैं, और ये डिमांड्स जो कि शेख हसीना रख रही हैं उस ऑडियो टेप के जरिए जिसमें उन्होंने जिक्र यूनूस की चरमपंथी सरकार को लेकर के कहा है कि इसे रोकना होगा, नहीं तो वहां के लोकतांत्रिक ढांचे पर एक बड़ा खतरा ये साबित होगा आने वाले दिनों में। और चुनाव क्योंकि सामने आ रहे हैं, इस पर भी जनता को और उनके जो समर्थक हैं उन्हें बोलते हुए, उन्हें सीधे सीधे यहाँ पर कहा है, आह्वान किया है शेख हसीना ने कि सामने आए और इसको लेकर कारगर कदम उठाए। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है, इंडिया डेली 24/7, अब सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव देखें।